बहुत घोर असम्मान है खेल के प्रति। मैंने टेनिस कोर्ट पे लोगों को बैडमिंटन खेलते देखा है। मैंने ऐसे दोनों हाथ उठा करके कहा था कोर्ट अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। प्रेमी जोड़ा था, वो उसको शटल कॉक खिलाने लाया था। दोनों टेनिस कोर्ट पे खड़े हो गए बैडमिंटन खेल रहे हैं। मजाक नहीं कर, सच में देखा है। ये एक बड़ी बात होनी चाहिए, ये अपने खिलाफ शिकायत की लज्जा की बात होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी तोंद लेके बैठे हैं, लाज नहीं आ रही, अपने आप को रिस्पेक्टेबल इज्जतदार बोल रहे हो। और ये शरीर जो बना ही है मेहनत करने के लिए, जब आप इससे मेहनत नहीं कराते तो शरीर ही नहीं दिमाग भी बेकार हो जाता है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मीडिया ने, पश्चिमी मीडिया ने खूब कयास लगाया, बोले इनको कैंसर हो गया है, ये मरेंगे, ये होगा वो होगा, खूब था। पुतिन ने उसका जवाब कैसे दिया? एक शर्टलेस फोटो पब्लिश करा के, स्टेयरिंग एट द एंटायर वेस्ट। मेडल तो आता है जब अपने से ज्यादा जो दमदार है उसको गिरा दो। विनेश फोगट ने जिसको हराया था वो लगभग 90 मैच से नहीं हारी थी, जापान की जो खिलाड़ी थी। लेकिन बाकी हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज बन गई है। ये क्या है? तुम ये करके मेडल लाओगे या ये करके मेडल लाया जाता है? यहाँ माँ बाप कहते हैं तुम बताओ, लड़की है तो दहेज के लिए जितना देना होगा दे देंगे, लड़का है तो कोचिंग के लिए इतना देना होगा दे देंगे। यही वो बोलते खेलने के लिए चाहिए। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। कुछ नहीं देंगे उसको। दो चार तो मेरे पीछे पड़े हैं, बोल रहे हैं आपका जीवन, आपका समय बहुत कीमती है, आप उसको टेनिस जैसी व्यर्थ चीजों में क्यों लगा रहे हो? ये जो हफ्ते में एक आध दो दिन आप जाके वहां 2 घंटा खेल आते हो, आपको नहीं लगता ये आपके अमूल्य समय की बर्बादी है? इतनी देर में आप सेशन ले लेते। डिसरिस्पेक्ट बहुत है खेल के लिए, बहुत है। आप खेल रहे हो कोर्ट पर, लोग आकर के बगल में बात करना शुरू कर देंगे, उनको समझ में नहीं आता, नहीं कर सकते। मुझे गार्ड खड़ा करना पड़ता है कि मैं खेल रहा हूं तो कोई घुस ना आए, नहीं तो बीच कोर्ट में आकर आचार्य जी हमने आपको देखा, हम आपका बहुत देखते हैं। आचार्य जी मैच पॉइंट सेव करने के लिए खड़े हुए थे। हो गया, इधर उधर भागता फिरता हूं, कोई खाली कोर्ट मिल जाए जहां लोग आसपास ना। बहुत घोर असम्मान है खेल के प्रति। मैंने टेनिस कोर्ट पे लोगों को बैडमिंटन खेलते देखा है। मैंने ऐसे दोनों हाथ उठा करके कहा था कोर्ट अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बस यही देखना बाकी रह गया था। प्रेमी जोड़ा था, वो उसको शटल कॉक खिलाने लाया था। दोनों टेनिस कोर्ट पे खड़े हो गए बैडमिंटन खेल रहे हैं। मजाक नहीं कर, सच में देखा है। याद करता हूं ना, मतलब एकदम कुछ छन से जो टूटे कोई सपना। ये हमारे यहां पर खेल का सम्मान है। खेल ही तो है, खेल में क्या है? लेट्स गेट डाउन टू सम सीरियस वर्क। खेल तो बेकार की बात है। चाइना ने सिर्फ मेडल लाने का प्रोजेक्ट नहीं शुरू करा था, फिर बता रहा हूं, उसका क्या नाम है? फिटनेस प्रोग्राम है वो, फिटनेस। अरे हमें अपने पूरी आबादी की फिटनेस ठीक करनी है, इसी से ये बेहतर जीवन जिएंगे, इसी से ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, इसी से ये मानसिक तौर पर भी ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। खेल सिर्फ कोई दौड़ना भागना थोड़ी होता है, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और उसके बिना आप नहीं बन सकते, और उसके कारण एवोल्यूशनरी हैं। आप अभी ताजे ताजे जंगल से निकले हो, और जंगल में आप दिन रात क्या किया करते थे? जंगल में आप दिन भर दौड़ते भागते थे। तो ये जो शरीर है ये चाहता है कि ये दौड़े भागे। भाई जंगल में जो बुढ़ा भी हो गया था वो भी दिन रात दौड़ता भागता था, नहीं तो खाने को नहीं पाएगा। या जंगल में ऐसा होता था कि ताऊ जी 70 के हो गए हैं तो पड़े हुए हैं तोंद उठा के और सब लोग आके पांव मींच रहे हैं उनके? ऐसा होता था जंगल में? तुम आखिरी दिन तक भी खुद दौड़ भाग करोगे तो खाने को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। ऐसा हमारा शरीर है।
और ये शरीर जो बना ही है मेहनत करने के लिए, जब आप इससे मेहनत नहीं कराते तो शरीर ही नहीं दिमाग भी बेकार हो जाता है। अपने साथ जो मुझे एक बड़ी से बड़ी शिकायत है वो ये है कि मुझे कुछ किलो हैं वजन के, वो कम करने हैं, वो हो क्यों नहीं रहे। ऐसा नहीं कि हो नहीं जाते, और फिर गड़बड़ हो जाती है। ये एक बड़ी बात होनी चाहिए, ये अपने खिलाफ शिकायत की लज्जा की बात होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी तोंद लेके बैठे हैं, लाज नहीं आ रही, अपने आप को रिस्पेक्टेबल इज्जतदार बोल रहे हो। अमेरिका के सीईओज देखे हैं कैसे होते हैं, सारे कैसे होते हैं, एक के बाद एक याद कर लो। उनमें सब में शारीरिक तौर पर साझी बात क्या याद आ रही है, सब लीन और फिट होते हैं। आप मोटे वोटे हो गए तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, कम से कम आपको कोई जिम्मेदारी का पद नहीं दिया जाएगा। ये भारत में है कि जो सबसे जिम्मेदार लोग होते हैं, नेता और अफसर वगैरह, वो इतने मोटे होते हैं, और कोई पूछता नहीं कि तुम इतने मोटे हो तो तुम नेता मंत्री अफसर कैसे बन सकते हो, रिजाइन करो। भारत में किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि वो अब, कई बार ये लोग जाकर के अपनी फोटो वगैरह दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, और जब ये अपनी फोटो दिखाते हैं कुछ खेलते हुए या योग करते हुए तो और ज्यादा पता चलता है कितने भयानक मोटे हैं, एकदम अनफिट है। और अमेरिका में आप बराक ओबामा की देखिए तो बास्केटबॉल खेलते हुए फोटो आएगी, उनकी कदकाठी भी ऐसी थी बास्केटबॉल प्लेयर जैसी, और बहुत आपको मिल जाएगा बराक ओबामा बास्केटबॉल खेल रहे और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ट्रंप की बात अलग है, मैंने पहले ही देख लिया है कि आपत्ति आने वाली है। एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, ठीक है। फिर अमेरिका में भी अब देसी बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ तो असर पड़ेगा। पुतिन क्या रहे हैं अपने समय में, एथलीट तो रहे ही है। क्या करते थे वो, क्या खेलते थे, चेस। ये मंच फटना चाहिए, मुझे अभी जाना है। ताइक्वांडो या जूडो, मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मीडिया ने, पश्चिमी मीडिया ने खूब कयास लगाया, बोले इनको कैंसर हो गया है, ये मरेंगे, ये होगा वो होगा, खूब था। आप 2 साल पहले की आज से रिपोर्ट देखिएगा तो उसने सारे स्पेकुलेशन यही था कि ये तो आदमी कैंसर की लास्ट स्टेज पे मरने वाला है। पुतिन ने उसका जवाब कैसे दिया, एक शर्टलेस फोटो पब्लिश करा के, बस ऐसे स्टेयरिंग एट द एंटायर वेस्ट, मैं मर रहा हूं, ये जवाब था उनका। एक फोटो, और पूरा पश्चिमी मीडिया चुप हो गया। और वो आदमी को ये नहीं है कि 30 साल का है, भारत के हिसाब से वो आदमी बहुत बुढ़ा है, पर आप उसका शरीर देखिए, पुतिन की बात कर रहा हूं। और फिर हमारे नेताओं का शरीर देखिए, कई तो ऐसे हैं, आपको वीडियो मिलेंगे, तस्वीरें मिलेंगी, मंच पे चल रहे हैं, लुढ़क गए, एक आध दो मंच तोड़ चुके हैं। और ये नहीं कि सिर्फ वो नेता हैं, जो पदासीन नेता हैं, इन देयर टेन्योर उन्होंने ये करा है। कईयों के साथ विदेश में ये हो चुका है कि जा रहे हैं वो गिर पड़े। कहीं और ये हो जाए तो इसी आधार पर जो नेता है वो इस्तीफा दे देगा, कहेगा आई एम नो मोर फिजिकली फिट। अब से जब किसी इंसान को देखो, और सबसे पहले उस इंसान को जो आईने में दिखाई देता है, सबसे पहले बहुत चीजों पर उसका मूल्यांकन करा जाता है, असेसमेंट करा जाता है, पर एक उसमें फैक्टर ये भी रखो कि वो फिट कितना है। जब भी किसी इंसान को देखो, जज तो हम सभी करते हैं, कितना भी बोलो डोंट जज, पर जज तो करते ही हो ना। उसको जजमेंट मत बोलो, उसको असेसमेंट बोलो, मूल्यांकन। किसी भी इंसान का जब मूल्यांकन करो ना तो उसमें यह बात भी रखो फिट है कि नहीं है, और फिट नहीं है तो कुछ नंबर काट लो। मैं भी फिट नहीं हूं तो कुछ नंबर मेरे भी काटा करो।
जो ही फिट ना दिखे, और सबसे पहले तो खुद को आईने में देखो। बहुत सारे कपड़े पहन के नहीं, कोट पैंट पहन के असलियत छुप जाती है। नंगे होके जरा खड़ा हुआ करो, आईने के सामने कह रहा हूं। बहुत बचा के बोलना पड़ता है, शॉर्ट्स का जमाना है, इतना सा निकालते हैं। और फिर इसीलिए, ताकि पता ना चले हम कैसे हैं, भारत में जितने घनघोर लंबे लंबे कपड़े पहने जाते हैं उतने दुनिया में कहीं पहने जाते हैं? एक बार तुमने कुर्ता पजामा पहन लिया, और कुर्ते पजामे से भी ज्यादा, भारत से भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। वहां पे क्या चलता है? पठानी। सलवार कमीज। एक बार तुमने वो पठानी सूट पहन लिया, तुम्हारी तोंद छुपने लगती है। कुर्ता पजामा भी छुपाने लगता है, तो भारत में कुर्ता पजामा चलता है। महिलाएं मुस्कुरा क्या रही हैं? साड़ी के बारे में क्या विचार है? ये जो इतने फिट की बांधते हो, उसमें फिर कुछ पता भी चलता है कितने? यही अगर थोड़े ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तन थोड़ा तो खुला हो, तो खुद ही बहुत सारा मांस लीक कर करके बाहर आएगा, तो पता चलेगा कि ये इतना सारा मामला गड़बड़ था अंदर। अभी तो सब छुप जाता है, लीकेज पता ही नहीं चलती। साड़ी के भीतर 3 टायर हैं, 1 2 3। जैसे रेलवे का 3 टायर कोच। कुछ पता नहीं चलता क्या है। यही जब थोड़े कपड़े ऐसे होते हैं तो पता चलता है कि, सोचना इस बात को कि हमारी पूरी संस्कृति ही देह की अवमानना पर खड़ी हुई हो। जैसे आदमी मोटा और भद्दा हो जाएगा तो शरीर तो छुपाएगा अपना। मैं नहीं कह रहा देह उघाड़ना या शरीर का अश्लील प्रदर्शन करना अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूं कि शरीर छुपाना मजबूरी बन जाती है जब देह भद्दी कर लेते हो। भारत के ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं आते? बहुत बड़ा कारण है क्रिकेट। हमने कहा भारत के कुल तो 1000 स्टेडियम हैं, वो भी ज्यादातर किसको समर्पित हैं? हमने कहा भारत की $2 बिलियन की तो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है, वो भी 87% किसको समर्पित है? क्रिकेट को। क्रिकेट ने बाकी सब खेलों को लील लिया है बिल्कुल। चीन के पास एक सौभाग्य यह है कि उनके पास क्रिकेट नहीं है। अमेरिका के पास भी यह सौभाग्य है, पर भारत अब धीरे धीरे अमेरिका में क्रिकेट को ला रहा है। और आईपीएल छोटी चीज नहीं है। चीन ने जो काम ओलंपिक्स में करके दिखाया है, भारत ने वो काम आईपीएल में करके दिखाया है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू दुनिया में सबसे महंगे स्पोर्टिंग ब्रांड्स में से है। हमने स्पोर्टिंग बजट, हमने भारत के बजट की बात करी, स्पोर्ट्स बजट की, क्या बोला? मिलियन में था ना, 415 मिलियन। और आईपीएल की जो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होती हैं वो बिलियन में होती हैं। भारत के खेल बजट से एक तरह से ज्यादा महंगी होती हैं। पूरे भारत देश के पूरे खेल बजट से ज्यादा महंगा है वो आईपीएल को। अब मेडल आएगा क्या? और क्रिकेट ओलंपिक में घुसने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं हटाओ, ये कोई खेल है, इसको हम, ये तुम्हारे खेल की दुनिया में इज्जत है। ओलंपिक्स में वो खिलाते ही नहीं क्रिकेट, बोलते ये हम खेल जैसा खेल होना चाहिए। एक भाग रहा है, एक लकड़ी लेके खड़ा है और 10 जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, इसको हम खेल मानते ही नहीं। ये कौन सा खेल है जिसमें बीच में लंच और टी भी होता है? एक पार्टी जैसी चीज हो सकती है, लंच चल रहा है, टी चल रहा है, इसे स्पोर्ट हम मानते ही नहीं, वो लगते ही नहीं उसे ओलंपिक्स में। एशियन गेम्स तक में बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको रखो रखो, बात बनते बनते रह जाती है, कभी रख लेते हैं,
कॉमनवेल्थ तक में तकलीफ आई थी क्रिकेट को रखने में, पर कॉमनवेल्थ में फिर भी चल गया क्योंकि उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वही हैं देश जो सब ब्रिटेन वाले हैं, तो वहां फिर भी समझ में आ रही है बात। ये 4C हैं, जब तक इन 4C से आजादी नहीं मिलेगी, हर चौथे साल दिल टूटेगा ही टूटेगा। कुछ पदक आ जाएंगे, वो ज्यादातर इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आएंगे, वो सिस्टमिक प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। वो ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को पैदा करा, नहीं। चाइना में खिलाड़ियों को सिस्टम पैदा करता है, भारत में खिलाड़ी सिस्टम के खिलाफ जाकर के मेडल लाता है। यहां तो वो मेडल ला भी रहा होता है तो सिस्टम उसको रोकता है कि मेडल ना ला। चीन की सरकार ने चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम तैयार करे हैं। 1,70,000 स्टेडियम। आबादी बराबर है भारत चीन की, बताओ भारत में कितने स्टेडियम? सही जवाब देने वाले को मेरी ओर से ये मिलेगा। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम। भारत में कितने स्टेडियम? एक 1,000। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है साहिबान। चीन के जो स्टेडियम हैं वो सब मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम्स हैं, मतलब वहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो खेले जा सकते हैं, ऐसा स्टेडियम बनाया जाता है। भारत के जो सबसे बेहतरीन स्टेडियम्स हैं वो ज़्यादातर सिर्फ क्रिकेट को समर्पित हैं। उसमें क्रिकेट के अलावा आप बहुत कुछ नहीं खेल सकते। पिच बड़ा संवेदनशील एरिया होती है ना, आप उसमें और कुछ करोगे पिच खराब हो जाएगी या आउटफील्ड खराब हो जाएगी क्रिकेट की। तो उसमें कुछ अधिक से अधिक करते भी हैं, तो वो जो बाउंड्री पर ऐसे ट्रैक एंड फील्ड के लिए एक ट्रैक बना देते हैं कि इसमें दौड़ लो। इससे ज़्यादा भारत के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनका कोई मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुल 1,000 स्टेडियम है हमारे पास, चीन के 1,70,000 स्टेडियम है। अब हमें भी पदक चाहिए और पैसा लगाना पड़ता है। ये एक चॉइस की बात होती है, ये गरीबी की नहीं बात है इतनी, ये एक चॉइस की बात है। चीन ने ये चुनाव करा था। 80 के दशक तक चीन ने कर रखा था कि हम किसी जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। बड़ा लंबा अरसा रहा चीन ने किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने तैयारी करी, कहे हम तैयार कर रहे हैं। इसको नेशनल फिटनेस प्रोग्राम बोलते हैं। बोलते हैं सिर्फ पदक जीतने के लिए नहीं, हमें अपनी आबादी पूरी फिट चाहिए। और जब वो तैयार हो गए तब 80s में अचानक से वो आए और आते ही उन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह छा गए। जो पीटी उषा वाला एशियाड था, आप लोगों में से कम लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा था टीवी पर। वो मेरे ख्याल से पहला या दूसरा एशियाड था जिसमें चीन ने शिरकत करी थी, जिसमें पीटी उषा ने कई गोल्ड लिए थे। वो पहला या दूसरा एशियन गेम था जिसमें चीन आया था। उससे पहले एशियन गेम्स में बस जापान और कोरिया, इनका दबदबा रहता था। तो चीन ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि हमें अपनी आबादी को फिट रखना है और हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा दिखाना है। तो वो ये कर पाए। हमारा जो कल्चर है वो संघर्ष का बहुत कम है। हमारा जो कल्चर है वो किसी वजह से सरेंडर का बन गया है। स्पोर्ट्स का तो मतलब ही होता है कि भीतर तुम्हारे प्रतियोगी भाव हो, प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा का भाव हो, कॉम्पीट करना है, एक कन्फ्लिक्ट, एक स्ट्राइफ को जानबूझ के इनवाइट करना है। मैं उतर रहा हूं रिंग में या अखाड़े में जानते बूझते मुक्के खाने के लिए, खाऊंगा भी मारूंगा भी, मैं उतर रहा हूं।
और हम बोल देते हैं, और लगातार ये ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में हमारे पदासीन अधिकारियों का वक्तव्य रहता है, वी रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, विक्ट्री एंड लॉस आर पार्ट ऑफ द गेम, वी वेंट देयर टू पार्टिसिपेट। और इस जैसा निकम्मा वक्तव्य कोई हो सकता है क्या? हम कहते हैं कि देखो ये तो जीतना हारना है, तो बच्चे होते हैं जो इन बातों की बहुत परवाह करते हैं। खेल में जीतना हारना कोई बात होती है? हमारा भाव तो यह है कि जाओ और पार्टिसिपेट करो, हम सब भाई भाई हैं, हम तो विश्व बंधुत्व तो दिखाने आए हैं ओलंपिक्स में। हम लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करते, हम तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। इसीलिए भारत के जो पदक आते भी हैं, देखो कहां से आते हैं, वहां से आते हैं जहां सरेंडर का भाव जरा कम है, जहां पर भिड़ जाने को बहुत बुरा नहीं माना जाता, जहां रीढ़ सीधी रखने को बुरा नहीं माना जाता, भारत के पदक ज्यादा वहां से आते हैं। आप हॉकी पे कह रहे हैं इतने सारे हमने पदक जीते, बहुत सारे गोल्ड जीते, बहुत पहले की बात है वो जब जीते थे। अभी ताज़ा ताज़ा हमने 2 कांस्य पदक भी जीते हॉकी में। हॉकी में आधे खिलाड़ी पंजाब के होते हैं, कुछ हरियाणा के होते हैं। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, ये ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? यहाँ तक कि इस बार जो महिला शूटर हैं जो पदक लेके आई हैं, वो भी किधर से हैं? ये वो जगहें हैं भारत में जहां सरेंडर बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मानी जाती, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके रहे हैं ना सदा से भारत के। तो जब भी आक्रमण हुआ तो इन लोगों ने झेला है, इन लोगों ने झेला है, संघर्ष किया है, जवाब दिया है, लड़े हैं। तो आज भी उनमें लड़ने की स्पिरिट बाकी है। पर बाकी पूरे भारत में मैं देखो नहीं कहना, जो मैं बोलना चाहता हूं वो समझना, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के मत समझना। मैं किस भाव से कह रहा हूं ये देखो। लेकिन बाकी हमारे यहां पर ये बहुत बड़ी चीज बन गई है। ये क्या है? तुम ये करके मेडल लाओगे, या ये करके मेडल लाया जाता है? मेडल कैसे आता है? ये करके। हम ये बहुत हो गए हैं। और जहां जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां से तुम मेडल की तो उम्मीद ही छोड़ दो। और जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां तुम पाओगे कि वहां से फिर जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शारीरिक दमखम की जरूरत पड़ती है, वहां भी कम लोग जाते हैं। सेना में भी तुम देखो, खासकर थल सेना में, आर्मी में सबसे ज्यादा कहां से तुम पाओगे लोगों को? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हैं, मानता हूं बिल्कुल। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं। पर पंजाब में तो हर गांव से होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, मध्य प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं सेना में। पर पंजाब में तो हर गांव से होते हैं। और फिर मेडल भी उधर से ही आते हैं, जहां जज्बा ये हो कि संघर्ष करना है। हमने तो संस्कृति का मतलब ही क्या बना दिया? कल्चर, संस्कृति, हमने उसका मतलब ही क्या बना दिया? जी 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 जी, समर्पण है जी, समर्पण है। जब तक संस्कृति का मतलब समर्पण रहेगा, संघर्ष नहीं, तब तक मेडल लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। यहां तो सेकंड के 10वें हिस्से के लिए जूझना पड़ता है ना। समर्पण तो थोड़ी हो जाएगा कि आकर के ईश्वर हमें बचा लेगा या जिता देगा, ऐसा होता है क्या? इसमें एक सवाल था, आपने कल्चर की बात करी और उसमें सरेंडर की बात करी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो ये सरेंडर वाला कल्चर था, अब ये तो बदल रहा है। अब लोग जो हैं वो एक्चुअली एग्रेसिव हो गए हैं और वो अब दबते नहीं हैं, जाग रहे हैं, इस तरह की संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा दब रहे हैं। जिसको तुम कहते हो कि भारत में एग्रेसिव कल्चर आ रहा है, वहां लोग किस पर एग्रेसिव हो रहे हैं? जो कमजोर है उस पर एग्रेसिव हो रहे हैं। कमजोर पर एग्रेसिव होने से मेडल थोड़ी आ जाएगा। मेडल तो आता है जब अपने से ज्यादा जो दमदार है उसको गिरा दो। विनेश फोगट ने जिसको हराया था, वो लगभग 90 मैच से नहीं हारी थी, जापान की जो खिलाड़ी थी। मेडल आता है किसी ऐसे को हराने में जो अपने से ज्यादा ताकतवर हो, अपने से ज्यादा पहुंचा हुआ हो। और भारत में जो आक्रामकता आ रही है वो यही है कि जो संख्या में कम दिखे, गरीब दिखे, किसी भी तरीके से कमजोर दिखे, जाके उस पर चढ़ बैठो, आक्रामक हो जाओ, उसको गिरा दो। हमारी जो संस्कृति है ना,
वो बहुत कुछ गलत तत्व लेकर चल रही है। और खेद की बात यह है कि हम उन गलत तत्वों को छोड़ना भी नहीं चाहते। हम उनको पकड़े रहना चाहते हैं सांस्कृतिक गौरव के नाम पर। और जब तक सांस्कृतिक गौरव के नाम पर तुम संस्कृति की गलतियों को भी नहीं छोड़ोगे, तब तक भूल जाओ कि कोई तरक्की होने वाली है। बार बार ये बोल दोगे कुछ मेडल तो आ गए ना, कोई तो ले आया ना, कुछ तो हो गया ना। ये जो दो चीजें हैं ना, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद, ये दोनों मिलकर हमें सच्चाई देखने नहीं देते। अभी भी बहुत कम ईमानदारी से एक अंतर अवलोकन होगा, चिंतन मनन होगा, इंट्रोस्पेक्शन कि सचमुच क्या हो रहा है। अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा कि 5-7 मेडल तो आ ही गए हैं, तो इन्हीं 5-7 मेडल को जीतने वाले लोगों के यशोगान में पूरा देश धुत हो जाएगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि इतना बड़ा देश और कभी कोई गोल्ड नहीं, कभी बस एक गोल्ड। जितने तुमने कुल मेडल जीते हैं उससे 15-20 गुना तो चीन ने सिर्फ गोल्ड जीते हैं। जितने तुमने कुल मिला के मेडल जीते हैं उससे लगभग 20 गुना चीन ने सिर्फ गोल्ड जीते हैं। ये सवाल नहीं पूछेंगे, हम चालू हो जाएंगे कि ये एथलीट है, ये इतना लाया, इसको इतने पैसे दे दो, इसको ये। उस एथलीट से पूछो ना वो बेचारा कैसे लाया है। आज जो लोग उसको मंचों पे बुलाकर उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, नेता वगैरह, यही लोग हैं जिनकी वजह से अगर वो ब्रॉन्ज लाया है तो गोल्ड लाने से चूक गया है। समझ रहे हो बात को? लेकिन जब उसका कोई भी मेडल आ जाता है, चाहे ब्रॉन्ज ही आ गया हो, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे सब सिस्टम ने और नेताओं ने मिलकर के वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये बिल्कुल झूठी बात है ना। सही बात तो ये है कि अगर सिस्टम ने उसको जरा भी सहारा दिया होता तो वो व्यक्ति शायद पोडियम पे गोल्ड पे खड़ा होता। लेकिन हम सिस्टम से, नेताओं से और सबसे ज्यादा अपने आप से, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से हम जवाब नहीं मांगते कि हम कैसे लोग हैं। दिल हमारा, तुम कहते हो हर चौथे साल टूट जाता है, लेकिन होश हमको फिर भी नहीं आता है। हम यही कहते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं। देखो, वी आर अ ग्रेट कंट्री, तो हमारे जितने भी मेडल्स आए हैं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं भी कहता हूं सेलिब्रेट करो जितने आए हैं, पर फिर उनका शोक भी मनाओ जो नहीं आए हैं। जिन्हें आना चाहिए था पर नहीं आए, मैं उनका शोक भी मनाना चाहता हूं। या कैसे अंधा हो जाऊं उनके प्रति? वो सब संभावनाएं जो साकार नहीं हो पाई, वो सब जो कुछ हो सकता था पर हमारी ही काहिली की वजह से नहीं हुआ, मैं उसको भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? और अगर भूलता रहूंगा तो यथास्थिति बनी रहेगी, कोई तरक्की कभी नहीं होगी। दर्द होना चाहिए, चोट लगनी चाहिए, अपमान का अनुभव होना चाहिए, और इतनी गैरत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके और हमारे ही भीतर, हमारे विचार में, हमारे रवैये में और हमारी संस्कृति में जो दोष हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दें।